नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। जयपुर में शनिवार और रविवार को पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की दी अनुमति। केंद्र सहकारिता मंत्री अमित शाह का दावा, 2027 तक दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर 7वें नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने काठमांडू पहुंचे और पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आज दीव में आरंभ। 1200 से अधिक खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के 6 और 7 तारीख को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन कल से शुरू होगा। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार सहित पुलिस व्यवस्था के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। सम्मेलन की कार्यसूची में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। पुलिस और सरकार व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई तकनीकों से उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की अनुमति दे दी है। इन दोनों अधिकारियों पर 223 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। दोनों अधिकारी वन और वन्यजीव विभाग में काम कर रहे थे। आरोप है कि इन्होंने एक फर्जी पत्र के आधार पर विभाग के खाते से 223 करोड़ रुपए जाली बचत खातों में हस्तांतरित किए। श्री सक्सेना ने इस मामले की जांच भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत कराने की सीबीआई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। रथिया रेल ने कोहरे के कारण रेल परिचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लगभग 20,000 फोक पास उपकरणों का प्रावधान किया है। फोक पास एक जीपीएस आधारित नेविगेशन डिवाइस है जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति में देखने में मदद करता है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये लोको पायलटों को सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट और स्थायी गति प्रतिबंधों जैसे चिन्हित स्थलों के स्थान के बारे में ऑन बोर्ड वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। मंत्रालय ने बताया है कि सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण देश के उत्तरी हिस्सों में बड़ी संख्या में ट्रेनें प्रभावित होती है। फोक पास डिवाइस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन की गति के लिए उपयुक्त होता है। लोको पायलट इस डिवाइस को आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं क्योंकि ये पोर्टेबल, आकार में कॉम्पैक्ट और वजन में हल्का होता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 2027 तक दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मूंग और चने के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन आज भी देश अन्य दालों का आयात कर रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक पोर्टल को शुरू करने के बाद ये बात कही। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि किसान भारत को दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। श्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2013-14 में दालों का उत्पादन 1 करोड़ 90 लाख टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख टन हो गया है। श्री शाह ने कहा है कि किसानों से एनसीसीएफ और नेफेड के साथ खुद को पंजीकृत करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी दालें खरीदेगी। मंत्री ने कहा है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में दालें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिक्किम को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP के आरंभिक पुरस्कार में दूसरे उपविजेता के पुरस्कार घोषित किया गया है।
आत्मनिर्भर भारत उत्सव और राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद ODOP पुरस्कार समारोह का उद्घाटन माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित थे। इस पुरस्कार को सिक्किम की ओर से वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव श्री कर्मा आर बोनपो ने ग्रहण किया। सिक्किम सरकार की कुशल युवा स्टार्टअप योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों को राज्य के स्थानीय एक जिला एक उत्पाद के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और सब्सिडी वाले ऋण दिए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए देश के सभी जिलों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार का शुभारंभ ऐसे उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए किया है जिन्होंने इस पहल के जरिए आर्थिक विकास प्राप्त करने में अपने जिलों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मिशन में असाधारण कार्य किए हों। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने रक्त की खरीद के लिए प्रसंस्करण शुल्क के अलावा सभी तरह के प्रभारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम अस्पतालों में रक्त की अत्यधिक राशि वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि इस संबंध में पहले भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे और संगठन ने अब दोबारा ये निर्देश जारी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इनका पालन करने को कहा है। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बोगी ओपन मिलिट्री वैगन के लिए जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए और मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट की खरीद के लिए BEML लिमिटेड के साथ 329 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। बोगी ओपन मिलिट्री वैगन भारतीय सेना द्वारा सैन्य इकाइयों के परिवहन के लिए विशेष वैगन है। इनका उपयोग हल्के वाहनों, बख्तरबंद गाड़ियों और इंजीनियरिंग उपकरणों को परिचालित क्षेत्रों तक ले जाने के लिए किया जाता है। 7वें नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज काठमांडू पहुंचा। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर नेपाल के विदेश मंत्री NP सऊद ने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डॉक्टर जयशंकर की अगवानी की। विदेश मंत्री काठमांडू की 2 दिवसीय यात्रा पर द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। वे नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से मुलाकात करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों विदेश मंत्री संयुक्त रूप से नेपाल और भारत तक फैली 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन भी करेंगे। बांग्लादेश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में 11 करोड़ 9 लाख मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बांग्लादेश निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को 77 लोगों की उम्मीदवारी बहाल कर दी। अब उम्मीदवारों की कुल संख्या 1970 हो गई है। 18 करोड़ की आबादी वाले देश बांग्लादेश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव होगा। गणतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों की भागीदारी से राजनीतिक पार्टियों की कुल संख्या अब 28 हो गई है। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटें पर ये अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। दुनिया भर में आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में शिक्षा, संचार और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में श्री ब्रेल के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,1200 से अधिक खिलाड़ी आज दीव के होने वाली शुरू पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में भागीदारी करेंगे। दीव के सुंदर गोखला बीच पर खिलाड़ी 8 खेलों में प्रतिस्पर्धी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम में भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।